हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 111 आई लव यू टेस्ट। युवांशी ने अपनी कार की चाबी ली और ऑफिस से निकल गई। जैसे ही युवांशी घर पहुंची, उसने देखा शिवांगी फोन पर किसी से बात कर रही थी। युवांशी को देखकर शिवांगी ने कहा, लीजिए माँ, युवांशी भी आ गई, आप कर लीजिए इससे बात। शिवांगी ने फोन युवांशी को दिया और बात करने को कहा। युवांशी, हेलो दादी, कैसे हो आप? सामने से मिसेज ओबरॉय की हल्की सी आवाज आई। मैं कैसी हो सकती हूँ बेटा, इतने साल हो गए तुम लोगों को वापस इंडिया आए हुए, लेकिन वापस घर आने का नाम नहीं लेती। कितनी बार कहा है, एक बार ओबरॉय हाउस आकर हम सबसे मिल तो सकते ही हो ना। अगर युवराज नहीं मिलना चाहता तो तू ही आजा। युवांशी, ठीक है दादी, अभी मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन सोचकर बताऊंगी। इसके लिए पापा को तो मनाना ही पड़ेगा। आपको तो पता है वह नहीं चाहते कि कोई भी आपके वापस जाए, और उन्हें गुस्सा दिलाने का मेरा कोई भी मूड नहीं है फिलहाल। युवांशी ने इतना कहने के बाद बिना मिसेज ओबरॉय की कोई और बात सुने शिवांगी के सामने फोन कर दिया और कहा, आप लोग बातें करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और फिर उसके बाद मुझे कहीं काम से जाना है। शिवांगी मिसेज ओबरॉय से बात करने लगी और युवांशी जाके किचन से खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। करण सिंघानिया का ऑफिस। अपने कैबिन में बैठा करण किसी आदमी के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। सामने वाले आदमी ने कहा, सर, अगर हम हमारे नए प्रोडक्ट शुरू में ही इतने ज्यादा रेट पर सेल करेंगे तो इसमें हमारा लॉस भी सकता है। करण, लॉस नहीं होगा जतिन, बल्कि हमारे पुराने सभी प्रोडक्ट इतने पसंद है लोगों में कि इस प्रोडक्ट में हमारा डबल फायदा होने वाला है। तभी करण का फोन बजने लगा। करण ने फोन उठाया। सामने से करण की सेक्रेटरी नताशा का फोन था। करण, हाँ बोलो नताशा। आगे से किसी लड़की की आवाज आई। सर, एक लड़की आपसे मिलने आई है। युवांशी ओबरॉय नाम है उसका। वो कह रही है कि आपने उसे बुलाया है। करण ने पहले तो युवांशी का नाम सुनकर अपनी एक आईब्राव उठाई, फिर उसने एक अजीब सा एक्सप्रेशन लाया और कहा, ठीक है, अंदर भेज दो उसे, मैंने ही बुलाया है उसे। जतिन चेयर से उठा और कहा, सर मैं चलता हूँ, आप देख लीजिए एक बार ये फाइनल करने से पहले। करण ने फोन रख दिया और जतिन कैबिन से बाहर निकल गया। उधर युवांशी जो नताशा के पास खड़ी थी, नताशा उसे करण के कैबिन के तरफ लेकर आने लगी। जतिन, जो कि अभी कैबिन से निकला था, लिफ्ट के सामने युवांशी को नताशा के साथ देखकर कहा, ये यहाँ क्या कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। नताशा, करण सर ने बुलाया है इन्हें। जतिन ने आगे कोई सवाल नहीं किया और तभी युवांशी ने कहा, मुझे तुम दोनों के चक्कर के बारे में पता है, दोनों लवर एक ही ऑफिस में, वाओ सो रोमांटिक। नताशा अड़ते हुए, आप कैसे जानती है? मैं तो आपसे कभी मिली भी नहीं। युवांशी, मैं लोगों का फेस रीड कर सकती हूँ। जतिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इतना कहने के बाद जतिन वहां से चला गया और युवांशी को नताशा करण के कैबिन की तरफ ले गई। युवांशी को कैबिन के बाहर खड़ा करके नताशा ने कहा, आप अंदर जाओ, सर अंदर ही है। युवांशी केबिन के अंदर चली गई। उसने देखा करण का कैबिन सच में बहुत बड़ा था। सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था जहां युवांशी सिर से लेकर पैरों तक खुद को देख पा रही थी। पूरे कैबिन में ब्लैक कलर के पर्दे लगे हुए थे। युवांशी ने इधर उधर देखा, केबिन में करण कहीं भी नहीं था। युवांशी मिरर में देखकर खुद के बाल सेट करने लगी। युवांशी ने अपनी ड्रेस देखी और कहा, वाह युवांशी ओबरॉय, इतनी सुंदर क्यों हो तुम? लेकिन इस टाइम करण उसी कैबिन के साथ अटैक बेडरूम में था। वो दूसरी तरफ दे युवांशी की हरकतों को ध्यान से देख रहा था। युवांशी को अपनी तरफ से जो मिरर दिखाई दे रहा था वो असल में दूसरी साइड से अंदर से बाहर साफ दिखाई देता था। करण युवांशी को देखकर बाहर आया। युवांशी ने करण को देखा तो वो एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। करण था ही इतना हैंडसम। करण ने युवांशी की तरफ बिना देखे कहा, तो तुमने क्या कहा बाहर कि मैंने तुम्हें बुलाया है? मैं तो आज तक तुमसे मिला भी नहीं। युवांशी, तो आपने मुझे अंदर लाने से मना क्यों नहीं किया?
करण अपनी चेयर पर बैठते हुए, क्योंकि मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, तुमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो मैं पहले से पसंद कर चुकी थी। वो प्रॉपर्टी डबल रेट पर खरीद कर क्या साबित करना चाहते थे तुम? उद्धरण चिन्ह। करण, मुझे तुम जैसे लोगों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वो जगह मुझे चाहिए थी तो मैंने खरीद ली। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो उन्हें मुझे बता देता। युवांशी, क्योंकि तुमने जान बूझकर उसे दुगने पैसे का लालच दिया। करण ने अपनी चेयर युवांशी की तरफ घुमा ली और कहा, हाँ, मैंने दिया उसे लालच। करण सिंघानिया अपने पैसे से कुछ भी खरीद सकता है। तुम जैसी कल की लड़की जो अपने बाव के बिजनेस में एक मीटिंग को जीतकर समझती हो कि बिजनेस की दुनिया की रानी बन गई हो तुम। युवांशी गुस्से से करण के करीब गई और उसने अचानक से करण का कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, मेरे डैड को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और माने क्या हूं ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड? उद्धरण चिन्ह। करण को युवांशी के ऐसे कॉलर पकड़ने पर बहुत गुस्सा आया। उसने युवांशी के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे जबरदस्ती अपनी लैप पर बिठा लिया। युवांशी ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की पर करण की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। करण ने युवांशी के बालों को पकड़ा और उसके होंठों पर जबरदस्ती अपने होंठ रख दिए। युवांशी एक पल के लिए शॉक हो गई और अपने हाथ पैर चलाने लगी। करण ने जोर से उसके होंठों को अपने होंठों के अंदर दबाया और उसके नीचे वाले होंठ को एक जोरदार बाइट करके छोड़ दिया। युवांशी जल्दी से करण की लैप से उठी और उसने गुस्से से अपने होंठों पर हाथ रखा। युवांशी के होंठ से खून निकलने लगा था। युवांशी, यू इडियट, तुमने क्या किया ये? करण ने अपने होंठों पर उंगली फेरते हुए युवांशी को सर से लेकर पैरों तक देखा और कहा, ये मेरा कॉलर पकड़ने की सजा थी, नाउ गेट लॉस्ट। युवांशी, यू आल पे फॉर दिस। जस्ट वेट एंड वॉच। करण, आई एम रेडी टू पे फॉर दिस रेड रोज। युवांशी ने अपने होंठ साफ किए और कैबिन से बाहर निकलकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। करण ने युवांशी के जाने के बाद अपने होंठों को सहलाते हुए कहा, योर टेस्ट इज सो गुड रेड रोज। आई जस्ट लव इट एंड आई लाइक योर एटीट्यूड। रात को काफी देर बाद युवांशी घर पहुंची और बिना किसी से कोई बात किए अंदर जाके अपने रूम का दरवाजा लॉक कर लिया। शिवांगी ने युवांशी को खाने के लिए बहुत बार कहा लेकिन उसे ये कहकर मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है, वह बाहर से कुछ खाकर आई है। युवराज ने शिवांगी को परेशान देखकर कहा, क्या हुआ शिवांगी, वो अच्छी नहीं है? अगर उसे भूख होगी तो खुद खा लेगी, तुम ऐसे बार बार उससे पूछकर मेरी बेटी को वीक मत करो अब। शिवांगी, लेकिन युवराज वो परेशान लग रही थी, शायद उसे मेरी जरूरत है। युवराज, तुम्हारी जरूरत इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मुझे है। तुम मेरे साथ रूम में चलो, बहुत जरूरी काम है मुझे। एपिसोड 112 आई वॉन्ट योर रेड रोज। सिंघानिया इंडस्ट्री, करण का कैबिन। करण अपने कैबिन में बैठा बार बार अपने हाथ में पकड़े पेपर वेट को घुमा रहा था। करण की आंखों के सामने बार बार युवांशी का चेहरा आ रहा था। करण ने खुद से कहा, पता नहीं क्या हो गया जब से तुम गई हो। आई वॉन्ट योर रेड रोज। उद्धरण चिन्ह डॉट। पसंद आ गई हो तुम मुझे, मुझे तुम चाहिए। करण ने अपना फोन उठाया और किसी को फोन करने लगा। करण, हेलो, हाँ, मुझे युवांशी ओबरॉय का फोन नंबर चाहिए। हाँ, वो उनकी प्रॉपर्टी वापस उन्हें देनी है। मुझे वो कोई खास पसंद नहीं आई वो। हाँ, उन्हें बता देना मैंने बुलाया है उन्हें। युवांशी का घर, युवांशी का रूम। युवांशी अपने रूम में बैठी एक फाइल पर से कुछ देखकर अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी। युवांशी गुस्से से लैपटॉप पर उंगलियां चला रही थी, तभी शिवांगी अंदर आए और उसने युवांशी से कहा, युवांशी, मैं पापा के यहाँ जा रही हूँ। युवांशी, क्या हुआ मोम, नानू ठीक तो है ना? शिवांगी, हाँ, पहले से बेहतर है, बस मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए उनसे मिलने नहीं गई, तो मैं जा रही हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। तुम लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना। वैसे भी आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। मैं तो पापा के यहाँ खाकर ही आऊंगी, माँ के हाथ का खाना खाए कितने दिन हो गए। युवांशी, जी ठीक है मॉम, मैं तो मंगवा लूंगी। लेकिन आपको पता है ना, आप नहीं होगी तो पापा तूफान खड़ा कर देंगे घर में।
उन्हें तो हर वक्त आप घर में दिखनी चाहिए जब वह घर पर हो। उन्हें बताकर जाएगा। शिवांगी, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है युवांशी, आएंगे मुझे घर पर नहीं देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं पापा के यहाँ गई होंगी। कहीं भागी जा नहीं रही और तुम दोनों बाप बेटी सुधर जाओ अपनी हरकतों से। हर वक्त बस माँ घर पर दिखनी चाहिए, मैं कहीं बाहर जाऊं तो तुम दोनों घर में तूफान खड़ा कर देते हो। युवांशी, अब आप मुझसे मत कहिए, मैं तो बच्ची हूं ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। आप ही तो कह रहे थे कि मैं बच्चों वाली हरकतें करती हूँ, लेकिन डैड 50 साल के हो गए लेकिन अभी तक बच्चों वालों हरकतें करते हैं। शिवांगी, अच्छा अब बस करो, मैं जा रही हूँ, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। मेड चली गई है और अब वो सुबह ही आएगी, कहीं जाना हो तो घर को अच्छे से लॉक करके जाना, ऐसे ही मत चली जाना। युवांशी, ओके माताश्री, अब आप जाने का कष्ट करें, मुझे काम है, डिस्टर्ब मत करिए, मेरा प्रेजेंटेशन है कल। शिवांगी सर हिलाते हुए रूम से निकल गई और घर से बाहर आकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। युवांशी फिर से अपने काम में लग गई, वो प्रेजेंटेशन रेडी करने लगी। थोड़ी देर बाद युवांशी का फोन बजे लगा। युवांशी ने देखा किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। युवांशी ने फोन को देखते हुए कहा, मुझे कौन फोन कर रहा है इस वक्त? युवांशी ने फोन उठा लिया और कहा, हेलो कौन है? दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, हम भूलने वाली चीज तो है नहीं। इतनी जल्दी भूल गई आप हमें? युवांशी समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि करण सिंघानिया ही था। करण की आवाज सुनकर युवांशी को गुस्सा आया और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। युवांशी की आंखों के आगे फिर से वही सब नजर आने लगा। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? करण मुस्कुराते हुए, इसीलिए तो आपको फोन किया है मैडम, बस तुम्हें जानना चाहता हूँ इतना समझ लो। युवांशी, क्या मतलब? करण, मतलब ये कि मैंने तुम्हारी पसंदीदा प्रॉपर्टी छोड़ है और वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता हूँ। युवांशी गुस्से से, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी भीख एक्सेप्ट कर लूंगी? युवांशी ओबरॉय नाम है मेरा, हर चीज की कीमत तुम्हारे मुंह पर मार सकती हूँ मैं, अब बकवास बंद करो, फोन रखो। करण, मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया, अपनी बात बताने के लिए फोन किया है। अभी मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे अपनी कार में बैठा हुआ हूँ। 10 मिनट में नीचे आओ और मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। युवांशी गुस्से से, तुम्हारी इतनी हिम्मत? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम मुझ पर ऑर्डर कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। आज तक मेरे मॉम डैड ने मुझ पर कोई ऑर्डर नहीं किया। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले, और क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? उद्धरण चिन्ह। करण, तुम मानोगी रेड रोज, क्योंकि अभी तुम्हारी सबसे कीमती चीज मेरे इतने करीब है, अगले पल वो मौत के मुंह में जा सकती है। अगर तुम चाहो तो उसे बचा भी सकती हो। युवांशी, किसकी बात कर रहे हो तुम इडियट? उद्धरण चिन्ह। करण, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी प्यारी मॉम शिवांगी ओबरॉय की बात कर रहा हूँ। मैंने देखा वो अभी अभी ड्राइवर के साथ कार में यहाँ से निकली। अगर तुम चाहती हो कि वह सही सलामत वापस घर पहुंच जाएं, चुपचाप नीचे आ जाओ। युवांशी ने फोन कट नहीं किया कि और जल्दी से बाहर आकर लैंडलाइन से शिवांगी का नंबर ट्राई करने लगी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था, शिवानी का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। करण ने युवांशी को फिर से कहा, फोन नहीं लगेगा रेड रोज, उनका फोन बंद हो गया है या से समझो कर दिया गया है। अभी तुम्हारे पास 5 मिनट है, अगर तुम नीचे नहीं आई तो तुम्हें एक बहुत बड़ी बैड न्यूज सुनने को मिलने वाली है, आगे तुम्हारी मर्जी। युवांशी, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम जानते नहीं हो मुझे और मेरे डैड को, वो तुम्हें जान से मार देंगे अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो। करण, अच्छे से जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे डैड को, अब तो मैं तुम्हें और करीब से जाना चाहता हूँ रेड रोज। पसंद आ गई हो तुम मुझे, तुम्हें पता है कि मैं अपनी पसंद को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहता हूँ। 3 मिनट है तुम्हारे पास, अगर नीचे नहीं आए तो अंजाम भुगतना होगा तुम्हें। एपिसोड 113, मेरा बॉयफ्रेंड है। करण, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान नहीं प्यारी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
अब मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। मैंने तुम्हें एक बार वार्न किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। युवांशी, 1 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ अभी नीचे। तुम मेरी मॉम के साथ कुछ मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। करण, जान तो तुमने पहले ही ले ली है, अब और कुछ बचा ही कहाँ है। रेड रोज, उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा होने के लिए तैयार हूँ। युवांशी, तुम मेरे रूप में अपनी मौत को बुला रहे हो। तुम्हें पता नहीं है युवांशी ओबरॉय तुमसे कितनी नफरत करती है। तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है मुझे। करण, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। बातें करती रहोगी या आओगी नीचे? उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने फोन काट दिया और घर से बाहर निकल गई। उसने लिफ्ट से नीचे जाकर बिल्डिंग से बाहर निकल कर देखा कि एक वाइट कलर की बड़ी सी ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल कार बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। कार का दरवाजा बंद था और कार के चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे। युवांशी जैसे ही कार के पास गई तभी एक गार्ड ने कार का दरवाजा खोला। युवांशी ने देखा कि कार के अंदर करण बैठा हुआ था। करण युवांशी को देखकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अंदर बैठ जाओ, सड़क पर खड़े होकर बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। युवांशी, तुम्हें जो कहना जल्दी कहो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम जैसे इंसान पर खर्च करने के लिए। करण, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। रेड रोज, फिर तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। युवांशी, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैं तुम्हें अच्छे से जानती तक नहीं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से। करण, अब बात प्रॉपर्टी की ही नहीं रेड रोज। वो प्रॉपर्टी क्या बल्कि उस जैसी हजारों प्रॉपर्टी तुम पर से निछावर कर दूं। बोल तो रहा हूं तुम पर दिल आ गया मेरा। अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। अब ऐसे सड़क पर खड़ी रहोगी बहस करने के लिए तो तुम्हारी रेप्यूटेशन को ठेस पहुंचेगी। युवाना ने गुस्से कार का गेट खोला और अंदर बैठ गई। उसके बाद करण ने ड्राइवर को कार चलाने का इशारा किया और कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। युवांशी ने हैरानी से करण की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? तुम शायद भूल वॉइस रहे हो। अगर मेरे डैड को पता चल गया तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। करण ने युवांशी के करीब आकर उसके बालों को पीछे हटाते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छुपाने लगा। युवांशी ने करण को पीछे धक्का दे दिया और गुस्से से करण से कहा, मुझे कोई कमजोर लड़की समझने की गलती मत करना। जान से मार दूंगी तुम्हें। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। करण, क्यों कर रही हो ये सब? आखिर क्या बुराई है मुझ में? या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? बता तो रहा हूँ पसंद करता हूँ तुम्हें। युवांशी ने करण की तरफ ध्यान से देखा और फिर कहा, हाँ है मेरी लाइफ में कोई और। क्यों, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करूंगी। तुम जैसा इंसान मेरे बॉयफ्रेंड की पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है, घटिया कहीं के। करण युवांशी के मुंह से उसकी बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर हैरान रह गया। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बंद की और ड्राइवर को कार रोकने को कहा। ड्राइवर ने वही कार रोक दी। करण ने युवांशी के बालों को सर के पीछे से उसे पकड़ा और कहा, मार दूंगा उसे जो तुम्हारे दिल में रहता है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी जिद बन चुकी हो। तुम देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुम मेरी नहीं हुई। युवांशी ने करण को जोर से पीछे किया और खुद पीछे हट गई। उसने पीछे हटते हुए कार का दरवाजा खोला। युवांशी ने कार का गेट खोला और कहा, जो करना है शौक से करो, तुम्हारी फालतू धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें पूरी उम्र पता नहीं चलेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। करण, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसका पता लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला और उसे जान से मारने में तो बिल्कुल भी नहीं। युवांशी कार से निकल गई और बाहर खड़ी होकर कहा, अपनी ये फालतू की धमकी अपने पास ही रखो। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे और तुम्हारी धमकियों से। युवांशी ने कार का दरवाजा बंद किया और वहां से निकल गई। करण ने गुस्से से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने सोचा था टाइम तुम्हारे साथ बताऊंगा, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग नहीं समझी।
अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें मेरे पास आना होगा युवांशी, क्योंकि अब तुम मेरी जिद बन चुकी हो और करण सिंघानिया अपनी जिद पर हमेशा बना रहता है। करण ने ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने को कहा और युवांशी सीधा अपने घर आकर दरवाजा बंद करते मुस्कुराए और कहा, बेवकूफ कहीं का, अब अगर पूरी जिंदगी भी ढूंढता रहे तब भी नहीं मिलेगा उसे मेरा बॉयफ्रेंड, खुद को समझता क्या है ये। युवांशी ओबरॉय को पसंद करता है तो क्या युवांशी ओबरॉय मान जाएगी? उसे मिल जाएगी। मैं कोई चीज नहीं जिसे वह जब चाहे हासिल कर ले। रात के टाइम दरवाजे की बेल बजी, जैसे ही बाहर आकर युवांशी ने दरवाजा खोला और उसने देखा दरवाजे पर युवराज खड़ा था। युवान जी ने युवराज को देखते ही उसे गले से लगाया और कहा, अच्छा हुआ डैड आप आ गए, मैं डिनर ऑर्डर कर चुकी हूँ, थोड़ी देर में डिनर आ जाएगा। युवराज, क्यों भाई क्या हुआ, हमारी स्वीटहार्ट कहाँ है? युवांशी, आपकी स्वीटहार्ट मायके गई है और उन्होंने कहा है शायद उन्हें आने में देर हो जाए या वो आज नहीं आए, इसलिए हमें बाहर से ही कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। एपिसोड 114 मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? युवराज ने अपना फोन निकाला और शिवांगी को फोन किया। सामने से शिवांगी की आवाज आई, हाँ बोलो युवराज। युवराज, क्या मतलब, क्या बोलूं? ऐसे अचानक चली गई, अब जल्दी से रेडी रहो, मैं लेने आ रहा हूं तुम्हें। शिवांगी, नहीं युवराज, मैं कल ही वापस आने वाली हूँ, पापा कह रहे हैं कि आज रात मैं उन्हीं के यहाँ रुक जाऊं। युवराज, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम रात वहां रुक जाओगी तो यहाँ मैं कैसे रहूंगा? उद्धरण चिन्ह डॉट। अच्छा ठीक है, मैं भी वहां आ रहा हूँ। शिवांगी, युवराज कुछ तो शर्म करो, अब तो ये हरकतें बंद कर दो, और वैसे भी युवांशी अकेली घर पर नहीं रहेगी, चुपचाप वहीं रहो, मैं सुबह आ जाऊंगी। युवराज, ठीक है कर लो जितना टॉर्चर करना है, एक बार घर आओ बताता हूँ तुम्हें। शिवांगी, अच्छा ठीक है मैं फोन रखती हूँ। युवराज ने फोन कट कर दिया और युवराज और युवांशी ने मिलकर डिनर किया। उसके बाद युवराज फोन पर किसी से बात करने लगा और युवांशी भी अपने रूम में चली गई। कुछ दिनों तक युवांशी का करण सिंघानिया से कोई आमना सामना नहीं हुआ और न ही करण ने युवांशी को फोन किया। युवांशी इस बात से खुश थी कि शायद उसके बॉयफ्रेंड वाली बात सच मानकर करण उसका पीछा छोड़ गया हो। असल में युवांशी का कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं, वो बस करण को अपने पीछे से हटाने के लिए ये सब कह गई थी। करण सिंघानिया का घर सिंघानिया हाउस। ये घर बाहर से जितना बड़ा और खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही आलीशान था। घर के चारों तरफ नौकर चाकर थे। अभी घर में ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। हॉल में एक परिवार की फोटो लगी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि करण सिंघानिया का ही परिवार था। करण के घर में उसकी मां राखी सिंघानिया, उसके पापा अचिंत सिंघानिया, उसके चाचा चाची और उनकी एक बेटी थी। हाल में एक औरत आए और उसने एक नौकर को आवाज लगाते हुए कहा, रमेश इधर आओ जल्दी, ये सब साफ करो। कितनी बार कहा है कि करण के आने से पहले से सब गंदगी दिखनी नहीं चाहिए, पता है ना उसे जरा भी गंदगी पसंद नहीं है, जल्दी साफ करो ये सब। नौकर ने वो टेबल साफ किया, तभी बाहर से एक नौकर भागकर आया और कहा, मालकिन करण सर आ गए। करण की कार सिंघानिया हाउस के सामने आकर रुकी। करण कार से निकला और फोन चलाते हुए अंदर आया। करण ने अपनी मां को खड़े देखा तो उनके पास आकर उन्हें गले से लगाया और कहा, मॉम खाना लगवा दीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। राखी ने करण की पीठ सहलाए और कहा, हाँ बस खाना तैयार है बेटा, तुम जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं अभी खाना लगवा देती हूँ। करण ने घर में इधर उधर देखा। अचानक उसकी नजर सामने सोफे के पास टेबल पर रखे मैगजीन पर पड़ी। वो बिखरा हुआ पड़ा था। करण ने राखी से कहा, मॉम ये सब साफ करवा दीजिए और इस रमेश को अभी फायर कर दीजिए, इतने लापरवाह लोग पसंद नहीं है मुझे। रमेश जो कि वहीं हाथ जोड़कर नीचे नजरें करके खड़ा था, वो अपने नौकरी जाने की बात सुनकर घबरा गया और गिड़गिड़ाते हुए करण के पैरों में गिर पड़ा। रमेश सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक मौका दे दीजिए बस, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस एक आखिरी बार माफ कर दीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। करण ने अपना पैर पीछे खींचते हुए कहा,
अभी के अभी अपना सामान उठाओ, हो दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे लापरवाह लोग बिल्कुल पसंद नहीं। और करण सिंघानिया किसी को दूसरा मौका बिल्कुल नहीं देता। राखी ने रमेश से ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर कहा, करण बेटा एक बार माफ कर दो उसे, इतना पुराना नौकर है हमारा। इतनी छोटी सी गलती के लिए इसे ऐसे निकालना ठीक नहीं है। एक बार वार्निंग देकर छोड़ दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। करण ने एक बार राखी की तरफ देखा। राखी चुप हो गई क्योंकि उसे पता था करण के गुस्से का। फिर करण ने रमेश से कहा, अच्छा ठीक है, मॉम के कहने पर एक मौका दे रहा हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बिना कुछ कहे खुद चुपचाप यहाँ से चले जाना, और उसके बाद चाहे मॉम भी आ जाए तो मैं कोई नहीं बचा सकता। रमेश, शुक्रिया साहब, शुक्रिया मालकिन, मैं आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। नौकर वहां से चला गया और करण भी अपने कमरे में ऊपर चला गया। करण का रूम काफी बड़ा था। ये रूम ऐसे लग रहा था जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए हो, लेकिन इस रूम में एक कतरा भी धूल नजर नहीं आ रही थी। कमरे में व्हाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे। करण जैसे ही रूम में गया उसने अपने फोन को ऑन किया। उसके फोन में युवांशी की फोटो थी। कबीर ने युवांशी की फोटो को तरफ देखते हुए कहा, क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे रेड रोज? सिर्फ मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए? मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो ढूंढ लूंगा मैं उसे, लेकिन मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला तुमने। कोई बात नहीं, अब इसके लिए थोड़ा मजा तो चखना पड़ेगा तुम्हें। करण ने फोन बेड पर फेंक दिया और खुद फ्रेश होने चला गया। दूसरी तरफ युवांशी अपने ऑफिस के कैबिन में बैठी कुछ सोच रही थी। युवांशी के दिमाग में आज पता नहीं क्यों बार बार करण ही घूम रहा था। युवांशी, पता नहीं क्यों आज वो बेवकूफ मेरे दिमाग में आ रहा है। उसने सच में मेरी बात पर विश्वास कर लिया क्या? लेकिन मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? ये तो अच्छी बात है ना। तभी युवांशी का फोन बजने लगा। युवांशी ने देखा ये किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। युवांशी ने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? उद्धरण चिन्ह। सामने से करण की आवाज आई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे कब्जे में है, रेड रोज। अगर उसे बचाना चाहती हो तो जल्दी से मेरे बताए एड्रेस पर आ जाना, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है। युवांशी हैरान होते हुए, हेलो, तुम पागल हो गए हो क्या? किसे उठा लिया तुमने? करण ने फिर से कहा, आई डोंट नो, बट मैंने तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ही उठाया है। किसी को साथ लाने की गलती मत करना, नहीं तो ये जान से जाएगा। युवांशी ने कहा, अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। लेकिन करण ने युवांशी की बात बिना सुने फोन कट कर दिया। युवांशी ने खुद से कहा, इस बेवकूफ ने पता नहीं किसे उठा लिया होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा तब भी उठाएगा ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। कहीं सच में इसने किसी को उठा तो नहीं लिया? मेरे बॉयफ्रेंड के चक्कर में पता नहीं किसकी मौत आई है उसके हाथों। कहीं किसी बेकसूर को मेरी वजह से मार ही ना दे, मुझे जाना चाहिए। युवांशी उठने लगी कि तभी राहुल वहां आया। युवांशी को देखकर उसने कहा, मैम आप कहीं जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, हाँ हैंडसम, मैं बस एक जरूरी काम है। क्यों, कुछ काम था? राहुल, हाँ वो ये फाइल है, मैंने कुछ करेक्टिंग की है, आप देख लीजिए। युवांशी, हाँ लेकिन अभी एक काम आ गया है, मैं थोड़ी देर में वापस आकर चेक कर लेती हूँ। राहुल, ठीक है मैम, वो मैं आपको बाद में। युवांशी, क्या यार हैंडसम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे मैम मत कहा करो, तुम तो मुझसे बड़े हो ना। आई एम जस्ट 20। राहुल मुस्काया और युवांशी वहां से निकल गई। राहुल ने युवांशी को जाते देखकर कहा, हम तो आपको अपने दिल की रानी बनाना चाहते हैं, पर क्या करें, हिम्मत नहीं होती कभी कहने की। 1 घंटे बाद युवांशी करण के बताए एड्रेस पर पहुंची। युवांशी के सामने कुछ भी नजरे नहीं आ रहा था सिवा सुनसान रोड के। युवांशी कार से उतरी और तभी उसका फोन बजने लगा। युवांशी ने फोन उठाकर कहा, मैं पहुंच गई हूं, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। करण, ड्राइवर को भेज दो और तुम्हारे सामने एक ब्लैक कार आकर रुकेगी, उसमें बैठ जाना। युवांशी ने ड्राइवर को वहां से जाने को कहा। तभी वही ब्लैक रॉयल कार आकर रुकी। उस कार का दरवाजा खुला तो अंदर करण बैठा हुआ था। युवांशी चुपचाप कार के अंदर बैठ गई।
करण ने युवांशी को देखकर ईवल स्माइल की और कहा, चलो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एपिसोड 115 कम ऑन सेड्यूस मी। कुछ ही देर में करण की कार एक बड़े से फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। करण ने युवांशी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मिलवाता हूँ तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से। युवांशी ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से से कहा, तुम मुझे छूने के बहाने मत ढूंढते रहा करो बेवकूफ कहीं के। करण और युवांशी कार से बाहर निकले और युवांशी करण के साथ फार्म हाउस के अंदर आए। अंदर आते ही युवांशी की नजर सामने जमीन पर पड़े आदमी पर पड़ी जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। युवांशी उस आदमी को देखकर घबरा गई। वो आदमी फर्श पर पड़ा था। युवांशी भागकर उस आदमी के पास आए और उसके हाथ खोलने लगी। युवांशी ने गुस्से से करण से कहा, बेवकूफ आदमी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे किसी को बांध कर कैसे रख सकते हो तुम? करण युवांशी के पास आकर खड़ा हो गया और कहा, क्यों बड़ा प्यार आ रहा है अपने बॉयफ्रेंड पर? इसे तो अब सजा मिलेगी तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने की। युवांशी ने उस आदमी को खोल दिया और करण को गुस्से से कहा, बेवकूफी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने तो तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए ये सब बोल दिया था लेकिन ऐसे ही तुम किसी को भी उठा लोगे। उद्धरण चिन्ह। करण युवांशी की बात सुनकर मुस्का दिया और कहा, तुम सिर्फ इसे बचाने के लिए ये सब कह रही हो ताकि मैं इसकी जान न लूं। युवांशी, बेवकूफ आदमी मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच में नहीं जानती इसे। क्या तुम पागल हो गए हो जो किसी को भी उठा कर ले आए? मेरा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने सिर्फ तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी झूठ बोल दिया था कि तुम मेरे पीछे ना आओ। युवांशी की बात सुनकर करण जोर जोर से हंसने लगा। युवांशी जब वही खड़ी हो गई और करण को हैरानी से देखने लगी। युवांशी, तुम बेवकूफ तो थे ही अब पागल भी हो गए हो क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। क्या पागलों की तरह हंसे जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया। करण, मैं तो पहले से जानता था कि ये तुम्हारा कुछ नहीं लगता। यह क्या बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही नहीं। बस इसीलिए तुमसे सच उगलवाने के लिए ये सब किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को भी उठा लाया? ये मेरा अपना ही आदमी है। करण की बात सुनकर युवांशी शाक रह गई। वो करण के पास आए और उसे मारने के लिए थप्पड़ उठाया लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। युवांशी ने गुस्से से कहा, बेवकूफ आदमी तुम्हारी इतनी हिम्मत। उद्धरण चिन्ह डॉट। मुझे झूठ बोल के यहाँ लेकर आए। उद्धरण चिन्ह डॉट। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करवाती हूँ। करण में इधर उधर देखा और फिर अपने गार्ड से कहा, गेट आउट राइट नाउ। सभी गार्ड्स 1 मिनट में वहां से चले गए। अब वहां फार्म हाउस अंदर सिर्फ करण और युवांशी खड़े थे। युवांशी गुस्से से करण को घूर रही थी और करण ने अभी भी का हाथ पकड़ा हुआ था। करण ने युवांशी से कहा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये हाथ जो मुझ पर उठा है इसे मैं काट कर फेंक देता। युवांशी ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और कहा, ये युवांशी ओबरॉय का हाथ है। तुम जैसे किसी बेवकूफ इतनी हिम्मत नहीं कि इसे छू भी सके और तुम काटने की बात कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। करण, बस यही एटीट्यूड ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया है। आई जस्ट वॉन्ट यू। उद्धरण चिन्ह डॉट। आई वॉन्ट योर एवरी टाइम एवरीवेयर। युवांशी, सपने देखना बंद करो करण। आई हेट यू। करण युवांशी के करीब आया और कहा, इसी हेट से प्यार है मुझे। करण ने युवांशी को जोर से पकड़ा और अपने करीब कर लिया। युवांशी ने करण को आंखों में देखा। करण ने युवांशी को देखते हुए कहा, बस ऐसे ही तुम्हारी इन आंखों में खो जाना चाहता हूँ। कम ऑन सेड्यूस मी। आई नीड यू बैडली। युवांशी ने करण के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आपने जज्बातों पर कंट्रोल रखो मिस्टर। करण ने बिना युवांशी की बात सुने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होंठों को सक करना शुरू कर दिया। युवांशी ने करण के सीने पर मुक्का मारा और उसे पीछे हटाने की कोशिश की पर करण ने युवांशी के हाथ पकड़ लिए। वो युवांशी के होंठों के अंदर अपनी टाउन एंटर करने की कोशिश कर रहा था पर युवांशी ने अपने होंठों को जोर से बंद किया हुआ था। करण ने युवांशी के होंठ को बाइट किया जिससे युवांशी की आह निकल गई और करण को अपनी टाउन युवांशी के मुंह में एंटर करने के मौका मिल गया।
करण ने युवांशी के मुंह के अंदर अपनी टांग इधर उधर चलानी शुरू कर दी। युवांशी के हाथ जो करण का विरोध कर रहे थे, धीरे धीरे रुक गए और करण ने भी युवांशी के हाथ छोड़ दिए। युवांशी ने धीरे धीरे करण को किस बैक देना शुरू कर दिया। करण ने भी युवांशी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी क्योंकि वो समझ गया था कि युवांशी भी अपने होश खोने लगी है। करीब 20 मिनट बाद करण ने युवांशी के होठों को छोड़ा और दोनों ने अपने सर आपस में जोड़ लिए। युवांशी के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। करण ने मुस्कुराते हुए युवांशी से कहा, आई गेट इट कि तुमने से पहले कभी किस नहीं किया, इसीलिए तो तुम्हें किस करना आता ही नहीं। युवांशी ने करण की तरफ देखा, फिर उसे कहा, तुम्हारी वजह से मेरी फर्स्ट किस खराब हो गई। मैंने इसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखी थी और तुम्हें सब खराब कर दिया, बेवकूफ कहीं के। करण ने युवांशी को कमर से पकड़कर उसे अपने करीब ले आया और कहा, और कुछ भी है जो तुमने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखा हो तो मुझे बता दो, मैं वो भी चुरा सकता हूँ। युवांशी, बकवास बंद करो बेवकूफ इंसान, तुम्हारा दिमाग कितना घटिया चलता है, तुमने मेरा भी ब्रेन वॉश कर दिया। करण ने युवांशी के गाल के पास बाइट की और उसे ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लिया। युवांशी, नीचे उतारो मुझे, अब क्या करने जा रहे हो तुम? करण, वही सब जो तुमने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखा था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।